हेलो फ्रेंड्स, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे हाफ ईयरली हो, एनुअल हो या तो फिर प्री बोर्ड हो या और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर एग्ज़ाम सेक्रीफाइस मांगता है, स्मार्ट हार्ड वर्क मांगता है। और अगर आपको एग्जामिनेशन का टाइम है तो आपको रिवीजन स्मार्टली करना चाहिए, जिसके लिए आप क्लास नोट्स की हेल्प लीजिए और स्पेशली बुक को आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल VBS सीनियर और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ICSE बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। वैसे करना तो सभी है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, लेकिन क्या क्या करना चाहिए मैं आपको फटाफट बताने वाला हूँ। और टॉपिक कुछ इस तरीके से होगा। फोर्थ चैप्टर होगा, वर्क एनर्जी पावर होगा, मशीन होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस जो कि लाइट के अंतर्गत आता है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस, स्पेक्ट्रम, साउंड और कैलोरीमेट्री के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फोर्थ चैप्टर में आपको इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, जैसे कि कंडीशंस फॉर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, क्या कंडीशन है, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसका यूनिट, और वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है, कितने टाइप के मोमेंट होते हैं जैसे क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, कितने तरीके हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए, जैसे बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दो तरीका होता है। एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ फोर्स एंड कपुल, जो भी एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ कपुल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो F इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज होता है, क्योंकि कपल में टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेज एक्ट होती हैं, तो उनमें से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस क्या क्या है, दो कंडीशंस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो इन द बैलेंस पोजीशन क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। फिर है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है CG, उसके बारे में। इसमें देखिए दो तरह की बॉडी होती है, रेगुलर शेप बॉडी होती है जैसे कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, आपका सर्कल है, यूनिफॉर्म रॉड है, ट्रायंगुलर लैमिना है। तो इनकी CG कहाँ पे होगी, या तो फिर इरेगुलर अगर है तो उसकी CG हम कैसे निकालते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या है, इनकी डायरेक्शन कैसे होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है। बुक उठाइए, पढ़िए और साथ में क्लास नोट्स भी रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम आते हैं सेकेंड चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो फ्रेंड्स, वर्क एनर्जी पावर में जो आपको रिवीजन करना है कुछ इस तरीके से करना है। पहले मेजरमेंट ऑफ वर्क, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन W इजकल टू FS cos थीटा, और उससे रिलेटेड स्पेशल केसेस। कंडीशन फॉर नो वर्क डन या जीरो वर्क डन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जब कोई ऊपर से नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी की तरह वर्क हो रही है, जब आप नीचे से कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रही है। दोनों केस में फॉर्मूला एक ही होता है, W इजकल टू mgh ही लगता है। और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग का डिराइवेशन, 1 जूल इजकल टू 10⁷ अर्ग, ये कैसे आता है उसका डिराइवेशन, 1 जूल का डिफिनेशन, 1 अर्ग का डिफिनेशन। पावर P इजकल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे पावर स्पेंट बाय अ सोर्स डिपेंड करता है। पावर इजकल टू फोर्स इनटू स्पीड, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट्स ऑफ एनर्जी, मतलब वेरियस लिखा है, मतलब वेरियस यूनिट्स ऑफ एनर्जी, लाइक किलोवाट आवर, वाट आवर, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनेशन पूछा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv², उसका डिराइवेशन, P स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस mk का डिराइवेशन, P यहाँ पे मोमेंटम है, A मास है, कि आपका काइनेटिक एनर्जी है। वर्क एनर्जी थ्योरम
स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, डिराइवेशन। एनर्जी कन्वर्जन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे में, उसके मतलब कौन सी डिवाइस है, इसमें कौन सा एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, या तो फिर एक ऐसा डिवाइस बताइए जिसमें ये एनर्जी से इस एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। K प्लस यू इजकल टू कॉन्स्टेंट, ये प्रूव करना। K क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, U आपका पोटेंशियल एनर्जी है। और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपल पेंडुलम की सहायता से बुक में दिया हुआ है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स मशीन चैप्टर की तरफ। तो बच्चों मशीन चैप्टर में आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है फंक्शंस एंड यूजेज ऑफ सिंपल मशीन, सम टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल मशीन लाइक लोड, एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, इन सभी के बारे में। ठीक, मतलब इनका डेफिनेशन ये है क्या। प्रिंसिपल ऑफ मशीन, डिफरेंस बिटवीन आइडियल मशीन एंड एक्चुअल मशीन में क्या फर्क है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ये रिलेशन आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। काइंड्स ऑफ लीवर, 3 तरह का लीवर होता है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। उसमें फलक्रम किस लीवर में कहाँ पे होता है, किस लीवर में एफर्ट बीच में होगा, किस में लोड बीच में होगा, किस में फलक्रम बीच में होगा। ठीक है, किस क्लास के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से हमेशा ज़्यादा होता है, हमेशा 1 से कम होता है, किस में तीनों पॉसिबिलिटीज है, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 का एग्जाम्पल भी। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ ईच क्लास ऑफ लीवर फाउंड इन ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे अपने टो पे खड़े हो जाना, किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में लेकर के उठाए रखना, ठीक है, या तो फिर नोडिंग एक्शन, सिर का हिलाना। तो ये जो एक्टिविटीज हैं इन तीनों में कौन कौन सा लीवर पाया जाता है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज भी है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुलीज इन द लोअर ब्लॉक ऑन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करना है जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं लाइट चैप्टर की तरफ। तो फ्रेंड्स लाइट चैप्टर में आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है फटाफट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, और वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, और कितने टाइप का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब रेयर से डेंसर में लाइट ट्रेवल करती है तब का रिफ्रैक्शन, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तब का रिफ्रैक्शन। और कंडीशन फॉर नो डेविएशन या जीरो डेविएशन के लिए कंडीशन, मैं शायद इसमें लिखना भूल गया हूँ। ग्लास लैम्प, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास लैम्प, उसी में आपका लैटरल शिफ्टिंग आता है या लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे डी स्टैंड्स फॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड करती है। रिलेशनशिप बिटवीन रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ एंड म्यू, म्यू बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, इसका डिराइवेशन ठीक है। उसके बाद शिफ्टिंग के लिए एक्सप्रेशन रियल डेप्थ इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू, और वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे शिफ्टिंग डिपेंड करता है। एपरेंट बेंडिंग ऑफ ए स्टिक इन वाटर, फिगर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू। उसके बाद मल्टीपल इमेजेस, ये तो पहले ही था, मैं आगे पीछे हो गया, ये मल्टीपल इमेजेस थ्रू थिक ग्लास प्लेट और थिक प्लेन मिरर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, और वे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे एंगल और डेविएशन डिपेंड करता है। डेल्टा स्टैंड्स फॉर एंगल और डेविएशन। क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में, उसमें अलग अलग केसेस हैं, उसमें रे डायग्राम है। एक टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होगा जिसमें कि एक एंगल आपका 90 होगा, बाकी आपका 45 होगा।
तो उस केस में, या तो फिर और भी इसमें केसेस बनती हैं, कोई केवल राइट एंगल प्रिज्म है जिसका एक एंगल 90 है बाकी 30-60 है, तो उसके अलग अलग इंटरफेस पे अगर लाइट रे इंसिडेंट होगी नॉर्मली, तो फिर उनका क्या पाथ होगा टिल इमर्जेज। टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म हो गया। और रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एंड क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशनशिप, और वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब लोग बढ़ने वाले हैं लाइट का सेकेंड पार्ट, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंस। ये जो सभी था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंस के अंतर्गत आपको जो रिवाइज करना है इस तरीके से करना है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस में क्या फर्क है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन। कन्वर्जिंग एक्शन किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। डाइवर्जिंग किसका होता है, कॉन्केव लेंस का। उसको डायग्राम के थ्रू विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे किसी लेंस का फोकल लेंथ डिपेंड करता है। और इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस अंडर वेरियस केसेस। साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल। लेंस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स जो होगा 1/v minus 1/u equals to 1/f, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, a का फोकल लेंथ है। और आपको ये भी जानना है कि किस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है। इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्केव का नेगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन, आई साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है v/u न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज और डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस बाय टचिंग और बाय सीइंग द इमेजेस, कैसे फर्क करेंगे। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि कौन सा मेथड से आपको फर्क करना है दोनों में, मतलब पहचानना है कि कौन कॉन्वेक्स है कौन कॉन्केव है। उसके बाद है लेंस एज ए सेट ऑफ प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब। ये एक्चुअली पहले ही होना चाहिए था, तो मैं भूल गया था। तो लेंस को आप ट्रीट कर सकते हैं एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म और ग्लास स्लैब। तो फ्रेंड्स, अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपका स्पेक्ट्रम है। तो बच्चों, स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आपको पढ़ना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, उसके बाद स्पेक्ट्रम के बारे में, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें कि गामा रेज है, एक्स रेज है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल स्पेक्ट्रम है, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। उसके बाद कॉमन प्रॉपर्टीज फॉर ऑल इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए कॉमन प्रॉपर्टीज, और हर एक का सोर्स, डिटेक्शन और इन्वेंटर का नाम। उसके बाद प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बच्चों, अब लोग डिस्कस करने वाले हैं साउंड चैप्टर के अंतर्गत और कैलोमेट्री के अंतर्गत क्या क्या आपको फटाफट रिवाइज करना चाहिए। पहले साउंड चैप्टर के अंतर्गत इको के बारे में, इको का डेफिनेशन, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इको, कंडीशन फॉर हियरिंग एन इको क्लियरली, 2d इक्वल टू v इंटू t, टोटल डिस्टेंस, v स्पीड ऑफ टाइम है, t इज द टाइम टू हियर एन इको, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होता है, या तो फिर v इक्वल टू f लैम्डा के बेसिस पे। यूजेज ऑफ इकोज, इकोज का यूज, और उसके बाद आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स, उसकी प्रॉपर्टीज, यूजेज, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस विथ एग्जांपल्स। में एक्सरसाइज में जो एग्जांपल दिया है वो भी, और सॉल्व एग्जांपल भी दिया हुआ है वो भी, अच्छे से पढ़िएगा। इसमें आपका टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस में डैम्प्ड वाइब्रेशंस, फोर्स वाइब्रेशंस, नेचुरल वाइब्रेशंस और रेजोनेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड,
जिसके बेसिस पे टू साउंड में फर्क किया जाता है, जैसे कि पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे करती है, क्वालिटी वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है, क्वालिटी को हम लोग टिम्बर ही बोलते हैं, और उसमें लाउडनेस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी का डिफिनीशन, उसका यूनिट क्या है, ठीक है। और उसके बाद हाँ एक बात और, डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज में फ़र्क क्या है, आप बुक से पढ़िएगा अच्छे से, जो जो बुक में दिया हुआ है अच्छे से पढ़िएगा। हीट कह लीजिए या तो फिर कैलोरीमेट्री कहिए, बात एक ही है, कैलोरीमेट्री, ठीक है। इसमें डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी का डिफिनीशन, दोनों में फर्क क्या है, डिफिनीशन के बेसिस पे, यूनिट के बेसिस पे, फार्मूला के बेसिस पे। और इसमें एक चीज और है, Q इजकल टू MC डेल्टा T और Q इजकल टू ML, ये दो फार्मूला हैं जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल लगता है। Q इजकल टू MC डेल्टा T तब लगता है जब चेंज इन टेम्परेचर होता है, Q इजकल टू ML तब लगता है जब स्टेट चेंज होगा, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी, कैलोरीमीटर, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैलोरीमीटर उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका यूजेज, फेज चेंज और स्टेट चेंज, हीटिंग कर्व फॉर आइस, डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर एंड इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, प्रेशर में चेंज हो जाए, इम्प्योरिटीज अगर हो रही है तो इन दोनों चीज का मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर होगा। कोई चीज मेल्ट कर रही है तो उसकी वॉल्यूम में कैसे परिवर्तन होगी, मान लीजिए लिक्विड से स्टीम बन रहा है तो उसका वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। कॉमन कंसिक्वेंसेज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, काइनेटिक एनर्जी मॉडल एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड इस तरीके से आप फटाफट रिवाइज करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।